तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे, मैं भी मज़े में हूँ। और चलो इसी खुशी के साथ अपन अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? जी हाँ, टेंसेस का। ठीक है, टेंसेस। तो टेंसेस में अपन ने आखिरी बार जो चीज़ें पढ़ी कि भाई टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, मैंने क्या बताया था? टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं याद करो। क्या वो 3 प्रकार के होते हैं? नहीं नहीं, वो तो 2 प्रकार के होते हैं जी। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख कर के आओ, जिससे कि तुम्हें हर चीज के पीछे का क्या समझ आए, क्यों समझ आए। और आज अपन इस क्यों का ही और पोस्टमार्टम करने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि भाई ये जो फॉर्मूलाज है जो टेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और जो हमको कभी भी याद नहीं होते, उसको याद करने के लिए क्या चीज करे कि वो याद हो जाए। आज अपन उस चीज को पूरे को खत्म करेंगे, ताकि हर चीज के पीछे का जब क्यों पता चल जाएगा तो फॉर्मूलाज तो तुमको ऐसे ही रट जाएंगे। ठीक है, तो अब चलो शुरू करें अपनी ये वाली वीडियो है। तो अगर नहीं देख करके आए हो फर्स्ट पार्ट को, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देख करके आओ, जब तक कि मैं जो बच्चों ने देख लिया उनके लिए ये वाली शुरू। ठीक है, और तुम लोग आकर के देख लेना। ओके, अब नेक्स्ट होता है अपना, सबसे पहले होता है इन क्वेश्चंस के आंसर्स कि भाई वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। इन सब के पीछे का क्यों पता है क्या तुमको? मतलब ये कि भाई वर्ब है क्यों काम आती है। तुम बोलोगे मैम क्रिया है, इसके बिना तो सब्जेक्ट मतलब इसके बिना तो सेंटेंस ही नहीं बन सकता, इनकम्प्लीट है सेंटेंस। यू आर राइट। अगर मैं सीधे लिखती हूँ कि राम स्कूल, सो यू सी देयर इज नो सेंटेंस हियर। तुम इसको दो सेपरेट पार्ट पे पढ़ोगे कि भाई दो सेपरेट शब्द है, राम एक शब्द है, स्कूल एक शब्द है। ठीक है, राम इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, एंड स्कूल इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट। बट वॉट अबाउट हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब का क्या है? ना ही तो ये मतलब हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं लगाए, जैसे अपन राम स्कूल लग दिया, अगर अपन से राम और स्कूल के बीच में गो या कम लगा दें तो ये अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। बट हेल्पिंग वर्ब, अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या काम आता है। अरे यार ये फिर से हो गया। अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या काम आता है। अब तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं ये लिखती हूँ राम इज गोइंग टू स्कूल, तो गोइंग तो क्या करता है, गोइंग यानी जो वर्ब है वो ये हमेशा ये बताने के काम आती है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ सब्जेक्ट क्या कर रहा है। बट वो कभी भी ये नहीं बताते कि ये सब्जेक्ट या सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। सिंगुलर और प्लूरल तो समझते हो, सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। ठीक है, तो इस चीज को बताने का काम कि भाई जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब। समझ गए? तो तुम्हें ये भी समझ आ गया कि हेल्पिंग वर्ब किस काम का है। तो तुमको अब सब चीज समझ आ गई कि भाई सब्जेक्ट क्या काम करता है। सब्जेक्ट जी कोई भी क्रिया को होने के लिए आदेश दे सकता है। सब्जेक्ट वही तो है, उसको स्कूल जाना है तो क्रिया होगी जाना। हाँ, स्कूल ऑब्जेक्ट, मतलब जो चीज सब्जेक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये बात अपने को ऑब्जेक्ट से पता चलती है। हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है? हेल्पिंग वर्ब ये बताता है कि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। क्रिया क्या बताती है? क्रिया ये बताती है कि सब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के साथ कर क्या रहा है आखिर में, है? स्कूल से जा रहा है कि आ रहा है, ये कौन बताती है? भाई राम इज स्कूल अगर अपन सीधा लिख देंगे तब भी अपने आप में वो सब्जेक्ट वो सॉरी वो सेंटेंस इनकम्प्लीट, बिकॉज अपन ये नहीं समझ पा रहे कि राम इज स्कूल स्कूल के अंदर है वो या स्कूल से आ रहा है, अपन नहीं समझ पा रहे। इसलिए हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अब इतना क्लियर है। तो चलो अब अपन नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारे, हाँ, ये वाली टेबल। सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब की टेबल आती है। ठीक है, इस टेबल को ना भाई अभी वीडियो पॉज करके लिख लो, अपनी नोटबुक में उतार लो। ये वाली टेबल है एक तो, और एक ये वाली टेबल जिसमें अब अपन आएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो तुम लोग इस टेबल को अपनी नोटबुक में उतार। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ये भाई मेरे अपने दिमाग की उपज है, तुमको कहीं भी नहीं मिलेगी, इसलिए बेटर रहेगा यहीं से देख करके इसको उतार लिया जाए। ओके, अब इस टेबल में क्या, तुम क्या देख पा रहे हो? इस टेबल में ऊपर लिखा है हेल्पिंग वर्ब। अरे यार ये इतना मोटा कैसे हो गया? हम्म, हाँ ये है ना सही। रुको एक बार मैं थोड़ा मिटा दूँ इन सबको। अरे यार आ जाओ। हाँ,
अब तुम क्या देख पा रहे हो इस टेबल में, एक हेल्पिंग वर्ब को देख पा रहे हो, फिर देख पा रहे हो कि हाँ ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट लिख दिया, पास्ट लिख दिया, फ्यूचर लिख दिया, देन सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ऑल ऑफ दीज आर द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दीज स्पेसिफिक सेंटेंसेस। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ गई डू डज, पास्ट सिंपल टेंस की डिड, उसके बाद अपन कंटिन्यूस में आ जावे, फ्यूचर कंटिन्यूस की विल शैल बी है, परफेक्ट की फ्यूचर परफेक्ट की विल शैल हैव। तो ऐसे करके क्या हो गया, ये तुम्हारे ये बन गया कि भाई है ना जो ठीक है, अगर अपन ऐसे ऐसे कन्वर्ट कर ले तो ये बन गई अपने टेबल। तो मतलब हेल्पिंग वर्ब तो इसमें क्लियर हो गई कि किसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, वो आ गई। ठीक है, बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है? हाँ, क्या याद रखें मैम, यार ये टेबल तो 10 बार याद करनी पड़ जाएगी, और हमको ये और याद करना पड़ेगा कि कौन सा सिंगुलर के साथ लगता है, कौन सा प्लूरल के साथ लगता है, बिकॉज मेन काम तो हेल्पिंग वर्ब का यही है, ये बताना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है तुम्हें? तुम इसमें पीछे ना एस देख लो ना, जितनों के भी, ये इसके पीछे एस देख रहे हो, ये है एस के पीछे एस देखा, वास के पीछे भी एस। तो ये जो एस एस जिसके भी पीछे आ रहा है, वो सब किसके साथ लगेंगे? वो सब स्पेसिफिकली सिंगुलर के साथ लगेंगे। ठीक है, और बल्कि जो रेस्ट ऑफ देम है वो किसी के भी साथ सकते थे सिवाय एम के, क्योंकि भाई एम तो हमेशा आई के लिए बना रहता है, आई के लिए बना रहता है, आई एम। तो एम को छोड़ करके, क्योंकि आई को हमेशा स्पेशल ट्रीट किया जाता है, तो आई को छोड़ करके, एम को छोड़ करके, बल्कि इस तो किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ। और आर किसके साथ लगेगा? प्लूरल के साथ। ऐसे ही हैज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ, जिसके भी पीछे एस आ रहा है। तुम ये समझ जाओ कि वो सारे किसके साथ लगेंगे? सिंगुलर के साथ। ओके, तो इतना क्लियर है? समझ गए? इतना क्लियर है, तो चलो अब अपन आगे देखते हैं। अब आता है विल शैल की बारी कि भाई मैम अब विल शैल कैसे पता चले, क्योंकि फ्यूचर टेंस तो सबसे ज्यादा डराता है जी हमें। तो देखो, विल शैल में तुमको ज्यादा कुछ खास करना नहीं है। विल शैल किसके साथ लगता है, सिर्फ इतना याद रख लो, आई और वी के साथ शैल लगता है, और विल बल्कि सबके साथ लगता है। हालांकि तुम बोलो मैम ऐसे कैसे, हम तो ये भी देखते हैं कि विल तो आई के साथ भी लग जाता है और वी के साथ भी लग सकता है। तो जी अब ना थोड़ा इंग्लिश क्या है, समय के साथ साथ खुद को डेवलप किए जाए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश मतलब है ना, जो इंग्लिश तुम लोग आज से 2 साल पहले 300 साल पहले अगर तुम जाओ तो तुम देखोगे कि लोग ना, जो अपन आज अगर तुम की बात करें तो इंग्लिश में तुमको लेकर के सिर्फ एक शब्द अपने दिमाग में आता है, यू। पर आज से 200-300 साल पहले जाओगे ना तो तुम देखोगे कि इंग्लिश के अंदर इस यू के भी 10 प्रकार थे। इसमें एक तो था, एक था थी, ठीक है, थाउ, थी, थे, थो, इस तरीके से थे। अब ये इंग्लिश का ही है, तुमको लग रहा है कि मैं क्या हिंदी और संस्कृत का मिक्स कर रखा है, लेकिन ये इंग्लिश का है, जिसे अपन बोलते हैं आर्काइक इंग्लिश। खैर वो चीज अलग है, बट ये बात ध्यान रखना है कि समय के साथ साथ क्या हो रहा है, लैंग्वेज खुद को डेवलप कर रही है। आज जो तुम हिंदी बोलते हो, आज जो अपन हिंदी बोलते हैं, जिसको भी अपन ने क्या बना दिया, हिंग्लिश, HINGLISS, हिंग्लिश, क्योंकि अपन हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर चुके हैं। अपन शुद्ध हिंदी नहीं बोलता आज कोई, ठीक है। अगर उसको शुद्ध हिंदी बोलनी तो भाई साहब वो हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट होगा, ठीक है, नॉट नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन आजकल कोई शुद्ध हिंदी नहीं बोलता। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि भाई टाई को हिंदी में क्या कहते हैं, तुमको ही नहीं पता, ठीक है। तो इस कारण इस चीज का तुम सबको ध्यान रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी ये वाली टेबल के अंदर इतनी जो चीज क्लियर है और तुमने ये बना भी ली, ठीक है। सिंगुलर के साथ कौन सा लगेगा, जिसके पीछे भी ऐसा है वो सब किसके साथ लगेंगे, सिंगुलर के साथ, ठीक है। प्लूरल के साथ जिसके पीछे एस नहीं है। इसके अलावा एम किसके साथ लगेगा, तो एम लगेगा आई के साथ। एंड विल शैल में कौन सा आई और वी के साथ लगेगा, शैल आई और वी के साथ लगेगा। बल्कि सब फ्यूचर में तुमको ये दिमाग नहीं लगाना है जी कि भाई ये सिंगुलर है या प्लूरल है, कोई दिमाग नहीं लगाना फ्यूचर में। पास्ट और प्रेजेंट ने अपने आप को दे दिए हैं, और इसमें भी पास्ट और प्रेजेंट में सबसे ज्यादा जो मुझे इजी लगता है ना, वो हेड लगता है। बेचारा इतना प्यारा है, किसी के साथ भी लग जाता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है। तो चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपने वर्ब्स को, वर्ब की फॉर्म्स को देखते हैं, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब को देख लेते हैं सबसे पहले तो तुम फॉर्म्स ऑफ वर्ब को देखो सबसे, अरे यार, हाँ, फॉर्म्स ऑफ वर्ब को देखो तो सबसे पहले तुम ये देखोगे कि प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES तुम्हारे प्रेजेंट टेंस पे लगेगा। देन पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर टेंस में भी अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे ज्यादा तुम इसमें ये देखो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज्यादा लग रही है। कंटिन्यूअस टेंस में तीनों में एक जैसे ING लग रहा है। बोले मैम यार याद कैसे करें, हमें याद ही तो करना है। तो देखो जी,
याद करने का सिंपल सा तुम्हारे है ना, जो क्या बोल लो कि कैसे याद करो, कि अपने को याद कैसे, इसका सिंपल सा मोटो है कि सबसे पहले इसके पीछे के क्यों को समझ लो। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात होती है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर, कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, वो उसका अपने आप में क्या मतलब होता है, उसका अपने आप में मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का कि काम पूरा हो चुका है तभी वो आई। और परफेक्ट टेंस का भी अपने आप में क्या मतलब है, वो जब भी आता है जब कार्य पूरा हो चुका हो। ऐसे ही कंटिन्यूस टेंस के अंदर तुम देख लो हर के पीछे आईएनजी लग रहा है, और आईएनजी जब भी किसी वर्ब के पीछे लगे, यानी गोइंग, कमिंग, ईटिंग, सिटिंग, तो इसके अंदर आईएनजी का अपने आप में ही अर्थ होता है कोई काम चल रहा है। अब यह तुमने फर्स्ट वीडियो देख रखी तो तुमको ये तो पता होगा कि ये सिंपल ये सब लगते कब है, ठीक है। तो आईएनजी भी तुमको समझ आ गया। देन वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरे इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ पास्ट टेंस के अंदर लगती है। अब पास्ट टेंस में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है, ये भी अपन आगे जब फॉर्मूलाज बनाएंगे तब पढ़ेंगे। उसके बाद आती है वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में देख रहे हो तुम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब बोलो मैम ये ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग रही है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस का इसके अंदर क्या लग रहा है, कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब लग रही है। तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी मैम, परफेक्ट की, ठीक है। तुम देख सकते हो भाई, तुम्हें देखना है तो देखो, एक मिनट, तुम देख सकते हो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की है। और सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा इससे अलग बनाने के लिए क्या कर दिया, सब पे बीन लगा दी, ठीक है, सब पे बीन लग रखा है। तो अब ध्यान रहेगा, हम उम्मीद करती हूँ कि इतना तो क्लियर रहेगा तुम लोगों को। तो तुम लोगों को सबसे पहले तो भाई है ना, जो पॉज करके, या तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, इस टेबल को कंप्लीट करो, और फिर अपन फिर अपने नेक्स्ट उसमें है ना जो पढ़ते हैं सबसे पहले बेस फॉर्मूलाज के बारे में, जिससे कि अपने को फॉर्मूला बनाने में आसानी रहे, ठीक है। एक बार मैं इसको छोटा कर लेती हूँ ताकि तुम लोग देखो। हाँ, अब क्लियर है, थोड़ा सा मिटा दो, थोड़ा सफाई, और नाउ आई फील इज इट क्लियर, ठीक है। अब अगर क्लियर है, पॉज करके तुमने वीडियो को देख लिया है, देन लेट्स गेट स्टार्ट अ नेक्स्ट बेस फॉर्मूला। अब इस बेस फॉर्मूला को भी तुमको लिख लेना है। अब ये बेस फॉर्मूला प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबके साथ एक जैसा रहता है। अफर्मेटिव में लगता है हेल्पिंग वर्ब प्लस, अफर्मेटिव में लगता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही निगेटिव में भी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट और कहाँ लगता है ये भी तुमको पता चल गया। इंटेरोगेटिव का भी पता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखो इसमें सबसे तीन तो ये है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये दो बचते हैं ना, ये दो में है ना जो बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, नॉट लग जाएगा तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन गया। डबल इंटेरोगेटिव है जिसमें WH फैमिली आ जाती है। डबल इंटेरोगेटिव तो वैसे भी बुक्स के अंदर भी काफ़ी कम लिखा आता है, बट स्टिल वी शुड नो कि भाई डबल इंटेरोगेटिव जैसी कोई चीज़ होती, ठीक है। उसमें क्या लगता है, WH फैमिली लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, सब्जेक्ट लगता है, वर्ब लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है और क्वेश्चन। समझ गए। तो अब इतना क्लियर है। अभी बेस फॉर्मूला भी तुमने लिख लिया होगा, उम्मीद करती हूँ कि इतना तो तुम्हें क्लियर। अब देखो यहाँ पे तुम बोलो यार मैम क्लास में तो फिलहाल ज़्यादा मज़ा आया नहीं, आपने तो हमसे सिर्फ ये सब चीज़ें लिखवाई है। तो सबसे पहले तो इनको लिख करके ध्यान रख लो कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ आती है। द बेस फॉर्मूला ध्यान रख लो, फिर इन दोनों टेबल्स को भी ध्यान रख लो, ठीक है। ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँ तो मैं तुमको ना सीधे है ना क्या बनवाऊंगी, फॉर्मूलाज खुद से तुम बनाओगे, ठीक है। क्योंकि ये वो बेस रिसोर्सेज है, वो बेसिक रिसोर्स है। ये एक तो ये टेबल और ये वो बेसिक रिसोर्सेज है जो कि तुमको टेंसेस के अंदर तो सब कुछ सिखा देंगे, ठीक है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस